वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं पप्पू खान। हम बात कर रहे थे इस चैप्टर के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर बात करें तो हम रसारोहण के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे। रसारोहण की जो क्रिया विधि होती है उसको समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने किस प्रकार के सिद्धांत दिए थे, उन सिद्धांतों को समझाने के लिए प्रयास कर रहे थे हम। तो उन सिद्धांतों में हमने 3 प्रकार के सिद्धांत बताए थे। हमें आपको रसारोहण के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे। रसारोहण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ एसेंट ऑफ सेट, रसारोहण के सिद्धांत। इन रसारोहण के सिद्धांत में हमने 3 प्रकार के सिद्धांतों का उल्लेख किया था। नंबर 1 हमने बात की जैव शक्ति सिद्धांत, जैव बल सिद्धांत भी बोल सकते हैं इसको, जैव बल सिद्धांत, जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। दूसरा जो सिद्धांत था हमारे पास वो था मूल दाब सिद्धांत, मूल दाब सिद्धांत, रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी। और तीसरा सिद्धांत जो था हमारे पास वो था भौतिक बल सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत, फिजिकल फोर्स थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरी, इनके बारे में बात कर रहे थे। रसारोहण के सिद्धांतों में हमने 3 सिद्धांत बताए थे। एक तो जैव बल सिद्धांत बताया था, एक मूलदाब सिद्धांत बताया था और तीसरा था भौतिक बल सिद्धांत। यहाँ पर हम बात करेंगे जो जैव बल सिद्धांत था उसके बारे में बता दिया था हमने आपको बताया था। देखो थोड़ा सा शॉर्ट लाइन संक्षिप्त में दोबारा से बताऊं मैं आपको। गोडलेवेंस्की था एक, गोडलेवेंस्की तो रिले पंप सिद्धांत दिया था, रिले पंप सिद्धांत। दूसरा जो था हमारे पास वैज्ञानिक वो जेसी बोस था, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, भारतीय वैज्ञानिक। इन्होंने क्या दिया था? लयबद्ध स्पंदन सिद्धांत, लयबद्ध स्पंदन सिद्धांत। और तीसरा जो था हमारे पास वो था स्ट्रासबर्गर, स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ने कहा है कि ये डायरेक्ट तो जो रसारोहण क्रिया में जैविक, स्ट्रासबर्गर क्या बोलता है कि जैव बल सिद्धांत जो है उसके अंदर उत्पन्न होने वाला जो दबाव है जो कि रसारोहण के लिए जिम्मेदार होता है, उसमें डायरेक्ट तो जीवित कोशिकाएं भाग नहीं लेती, लेकिन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जीवित कोशिकाएं दाब उत्पन्न करने के लिए। तो ये कौन बताता है? स्ट्रासबर्गर बताता है। तो गोडलेवेंस्की रिले पंप सिद्धांत देता है, जेसी बोस क्या देता है? लयबद्ध सिद्धांत देता है, और स्ट्रासबर्गर जीवित कोशिकाओं के सिद्धांत के बारे में बताता है। तो इस प्रकार हम बात कर रहे थे रसारोहण के सिद्धांतों। रसारोहण के सिद्धांतों के अंदर हमने बात की जैव बल सिद्धांत के बारे में। अब हम बात करते हैं मूल दाब सिद्धांत के बारे में। मूल दाब सिद्धांत जो होता है उसको हमने मूल दाब सिद्धांत जो है, मूल दाब सिद्धांत, इसके बारे में जो बता रहे हैं हम आपको। मूल दाब सिद्धांत जो दिया था वो मूल दाब सिद्धांत दिया है किसने? प्रिस्टले ने दिया है। किसने दिया है? प्रिस्टले ने। इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं डिटेल से, कल हमने इसके बारे में नहीं बताया था आपको। प्रिस्टले ने दिया है, ये वीडियो नंबर 34 है, ठीक। मूल दाब सिद्धांत किसने दिया है? प्रिस्टले ने। प्रिस्टले ने दिया है। अब देखिएगा ये प्रिस्टले महोदय क्या कहते हैं। प्रिस्टले ये कहते हैं कि जो मूल की जो कोशिकाएं होती हैं, मूल की कोशिकाएं होती हैं वो लचीली प्रकृति की होती हैं। कौन सी कोशिकाएं? मृदुतक कोशिकाएं। मूल की जो मृदुतक कोशिका होती है, मूल बोले तो रूट की जो मृदुतक कोशिका होती है, कौन सी कोशिकाएं? मृदुतक कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी प्रकृति की होती हैं? लचीली प्रकृति की होती हैं, लचीली
कैसी नेचर होती है इनकी? लचीली। अब इनमें जब विलायक के अणु प्रवेश करते हैं तो ये फूल जाती हैं, स्फीत हो जाती हैं, लचीली प्रवृत्ति होती है। इसके कारण क्या है, इनकी जो झिल्ली होती है, हम कह सकते हैं कोशिका भित्ति होती है, वो कैसी होती है? लचीली होती है, जिस कारण ये जब इसमें विलायक के अणु प्रवेश करते हैं तो ये फूल जाती है, और फूलने के कारण एक दबाव उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं स्फीत दाब कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्फीत दाब कहते हैं। और इस स्फीत दाब के कारण कोशिका फूल जाती है और यह कोशिका पुनः सामान्य अवस्था में आने की कोशिश करती है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्रेस्ले क्या बोलते हैं कि जो मूल की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी कोशिकीय भित्तियाँ कैसी होती हैं? लचीली प्रकृति की होती हैं। लचीली प्रकृति की होने के कारण जब इनमें विलायक के अणु प्रवेश करते हैं, यानी कि जल प्रवेश करता है, तो ये स्फीत दाब के कारण फूल जाती हैं और ये अपनी सामान्य अवस्था में आने का प्रयास करते हैं। इसी के फलस्वरूप जब ये सामान्य अवस्था में आती है स्फीत कोशिकाएं, तो इसके फलस्वरूप एक दबाव उत्पन्न होता है और उस दबाव को कहते हैं मूल दाब। क्या बोलते हैं उसको? मूल दाब बोलते हैं, मूल दाब। रूट प्रेशर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? रूट प्रेशर। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो रूट प्रेशर है, मूल दाब है, इसका जो मापन किया जाता है वो किया जाता है मैनोमीटर से। मापन किससे किया जाता है? मैनोमीटर से। किससे किया जाता है? मैनोमीटर से किया जाता है मापन इसका। अब इस दबाव के कारण या फिर उत्पन्न दाब जो होता है, इसका जो मान होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 एटमॉस्फेयर से अधिक नहीं होती। 2 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा नहीं होती, 2 वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा नहीं होती। अब ये जो मूल के अंदर उत्पन्न दबाव है, इस दबाव के कारण क्या है, जो जल जो रहता है वो जाइलम वाहिकाओं में प्रवेश कर जाता है और जाइलम वाहिकाओं में प्रवेश करने के पश्चात पौधे के अंगों में यानी कि विभिन्न भागों में पहुंचने का प्रयत्न करता है, एक तरह से पहुंचता है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर अब ये जो मूल दाब सिद्धांत दिया गया है, इस मूल दाब सिद्धांत की कुछ कमियां रह गई है। क्या कमी रह गई है? चूंकि इस प्रकार जो उत्पन्न दबाव होता है उसका जो मान है वो 2 एटमॉस्फेयर से 2 वायुमंडलीय दाब से अधिक नहीं होता है। और ये जो 2 वायुमंडलीय दाब जो होता है, अधिकतम कितना ऊंचाई तक पानी को चढ़ा सकता है? वो 20 मीटर। कितना मीटर तक चढ़ा सकता है? 20 मीटर तक चढ़ा सकता है। अब इसके कारण क्या है, 20 मीटर की ऊंचाई तक ये पानी चढ़ सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि बहुत से जो पौधे होते हैं वो 20 मीटर से अधिक ऊंचाई के होते हैं, तो वहाँ पर वो पानी पहुँचाने के लिए इस प्रकार का जो उत्पन्न दबाव होता है वो कैसा होता है? अपर्याप्त होता है। तो प्रेस्ले महोदय मूल दाब के द्वारा रसारोहण की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास तो करता है, लेकिन उसकी कमी क्या रह जाती है कि जो अधिक ऊंचाई वाले जो पादप होते हैं उनमें मूल दाब सिद्धांत जो होता है वो फॉलो नहीं होता, लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न जो दबाव होता है वो 2 एटमॉस्फेयर से अधिक नहीं पाया जाता। और 2 एटमॉस्फेयर केवल कितनी ऊंचाई तक 20 मीटर ऊंचाई तक ही पानी को ऊपर चढ़ा सकता है, ले जा सकता है। इससे अधिक ऊंचाई पर पौधों में इस पानी को ऊपर नहीं ले जाया जा सकता है। इस कारण ये जो सिद्धांत है वो क्या हो जाता है, एक तरह से मूल रसारोहण सिद्धांत को या रसायन की प्रक्रिया को समझाने में असफल होता है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? देखो, हमने जैव सिद्धांत समझा दिया था। जैव सिद्धांत जो था उसके 3 वैज्ञानिक थे, उससे संबंधित गोडलेविंस्की था, जेसी बोस था और स्ट्रासबर्गर था। अब हमने बात की थी मूल दाब सिद्धांत की। तो मूल दाब सिद्धांत के अंदर कौन आ रहा है? प्रेस्ले महोदय आ रहा है। कि प्रेस्ले मूल दाब के द्वारा क्या करता है? रसायन की क्रिया को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां रह जाती है, इस कारण ये वैलिड नहीं है सिद्धांत। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भौतिक बल सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? भौतिक बल सिद्धांत के बारे में। रसायन का तीसरा जो सिद्धांत है हमारे पास वो है भौतिक बल सिद्धांत। भौतिक बल सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत, फिजिकल फोर्स थ्योरी, फिजिकल फोर्स थ्योरी। ये जो सिद्धांत दिया है वो दिया है डिक्सन एंड जोली ने।
यह सिद्धांत किसने दिया है? डिक्सन एवं जोली ने। डिक्सन एवं जोली ने दिया। किसने दिया है? डिक्सन और जोली ने दिया। अब ये सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत को हम दूसरा नाम भी दिया गया है। इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या दिया गया है? सहसंजनवाद। सहसंजनवाद या वाष्पोत्सर्जन कर्षण, वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल सिद्धांत। जो ये जो है इसका कौन से हैं? अन्य नाम है। ये क्या है इसके? अन्य नाम क्या है? सहसंजनवाद या वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल सिद्धांत, ट्रांसपायरेशन पूल सिद्धांत बोलते हैं इसको। ट्रांसपायरेशन पूल सिद्धांत बोलते हैं या क्वेश्चन थ्योरी बोलते हैं इसको। अब खास बात यह है, इस सिद्धांत का अनुसार रसारोहण में जीवित कोशिकाएं भाग नहीं लेती है। रसारोहण में कौन सी कोशिकाएं भाग नहीं लेती है? जीवित कोशिकाएं। रसारोहण में जीवित कोशिकाएं भाग नहीं लेती हैं। जीवित कोशिकाएं भाग नहीं लेती है। इस सिद्धांत के दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, दो भाग हैं। कितने भाग हैं इसके? एक तो सहसंजनवाद, और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन कर्षण। वाष्पोत्सर्जन कर्षण और इसे बोलते हैं ट्रांसपायरेशन पूल। ट्रांसपायरेशन पूल। अब देखिएगा, हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि सहसंजनवाद या वाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत क्या है। सहसंजनवाद में समझने के पहले सबसे पहले हम बात करेंगे सहसंजन की। सहसंजन किसकी बात करेंगे? सहसंजन। सहसंजन को बोलते हैं कोहेसिव। क्या बोलेंगे इसको? कोहेसिव। समान अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है ना, समान अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है उसे कहते हैं सहसंजन बल। समान अणुओं के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या कहलाएगा? सहसंजन कहलाएगा। जैसे जल के अणुओं के मध्य, जल के अणुओं के मध्य लगने वाला, जल के अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाएगा? सहसंजन बल कहलाएगा। जल के अणु आपस में जुड़े होते हैं ना जिस बल की सहायता से, उसे क्या कहते हैं? सहसंजन कहते हैं। क्या बोलेंगे? एक होता है आसंजन। क्या होता है? आसंजन। वो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के मध्य लगता है। दो पदार्थ के अणुओं के मध्य लगेगा। एक अणु पदार्थ जो है, एक अणु अलग पदार्थ का होगा, दूसरा अलग पदार्थ का होगा। तो दो भिन्न अणुओं के मध्य, दो भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाएगा? आसंजन बल कहलाएगा। और यहाँ पर सहसंजन बल होता है जो समान अणुओं के बीच लगने वाला बल जो होता है क्या कहलाएगा? सहसंजन। जब अब इसको हम समझाने के लिए क्या बात करते हैं? वाष्पोत्सर्जन के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया है ना, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहायता से पौधे के वायवीय भागों द्वारा, पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना होता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में बाहर
निकलता है। तो ऐसे जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वाष्प। अब ये जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है सामान्यतः पत्तियों की सहायता से होती है। किसकी सहायता से होती है, पत्तियों की सहायता से होती है। और पत्तियों पर क्या पाई जाती है, पर्णमध्युतक कोशिकाएं। पर्णमध्युतक कोशिकाओं से जैसे ही जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो जल के अणु जो होते हैं परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब वो जुड़े होंगे तो एक जल का अणु वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा तो दूसरा जल का अणु उसको खींचने की कोशिश करेगा बाहर की ओर। तो इस प्रकार जल से जल के अणुओं के बीच में एक बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं, सहसंजन बल। और सहसंजन बल के कारण जब एक अणु वाष्प रूप में बाहर उठता है, बाहर निकलता है, तो दूसरा अणु उसको, दूसरे अणु को भी वो खींचने की कोशिश करता है। इस प्रकार एक तनाव बल क्रिएट हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, एक तनाव बल, टेंशन प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी सहायता से एक स्तंभ का निर्माण हो जाता है। कहाँ से, पत्तियों से लेकर जड़ तक। जड़ जो कि मृदा के संपर्क में, मृदा से क्या कर रही है, जल अवशोषित कर रही है। कौन से प्रकार का जल अवशोषित कर रही है, कैपिलरी प्रकार का अवशोषित जल कर रही है। तो जैसे ही जल मृदा कोशिकाओं में, यानी मृदा से मूल रोम कोशिकाओं में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर हमने आपको पहले बताया था पराशरण क्रिया, डीपीडी की क्रिया की सहायता से क्या होता है, जल अवशोषण की क्रिया होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सहसंजन के बारे में, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं वाष्पोत्सर्जन कर्षण के बारे में। तो इनको थोड़ा सा रिटर्न के रूप में थोड़ा सा समझाएंगे हम आपको। भौतिक बल सिद्धांत के अंदर हमने बात की सहसंजनवाद की और वाष्पोत्सर्जन कर्षण तनाव सिद्धांत की। तो सहसंजनवाद या वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल या सिद्धांत के प्रमुख बिंदु के बारे में बात करें। प्रमुख बिंदु के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम नंबर 1 बात कर रहे हैं यहाँ पर कि देखो जो जड़ होती है, जड़, यहाँ एक चित्र की सहायता से हम समझ लेते हैं। ये हमारे पास मूल रोम है, ये हमारे पास जड़ है, ये हमारे पास बाह्य त्वचा की कोशिका हैं, वलकुट है ये हमारे पास, ये जाइलम वाहिकी है, ये हमारे, तो ये हमारे पास ये मृदा कण है। क्या है, ये मृदा कण, ये मूल रोम है, ठीक, ये वलकुट कोशिका है, ठीक, ये जाइलम वाहिका, और ये जाइलम वाहिका जो है हमारे पास इस प्रकार ये लगातार कहाँ पहुँच रही है, पत्तियों तक से पहुँच रही है। ये सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो जल के अणु हैं ये बाहर की ओर उठ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ जल के अणु एक दूसरे से क्या है, सहसंजनवाद सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। अब देखेंगे, या देखोगा हम बोल रहे थे सहसंजनवाद। सहसंजनवाद का मतलब क्या होता है, सहसंजनवाद, सहसंजनवाद इसके अनुसार जल के अणु परस्पर सहसंजन बल के कारण जुड़े होते हैं। किसके कारण होते हैं, सहसंजन बल के कारण क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब सहसंजन बल के कारण जुड़े होते हैं, तो यदि एक भी अणु बाहर निकलता है
तो उससे जुड़े अणु भी बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, निकलने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? मान ले अगर एक जल का अणु वाष्प के रूप में बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा अणु भी उससे जुड़ा हुआ बाहर निकलने का प्रयास करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि परस्पर कौन से बल के कारण जुड़े हुए? सहसंजन बल के कारण, और सहसंजन बल के कारण जुड़े हुए तो इस कारण क्या है, एक दूसरे से वो एक तनाव बल क्रिएट कर लेते हैं। क्या उत्पन्न कर लेते हैं? तनाव बल। तनाव बल, और वो स्तंभ के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? स्तंभ के रूप में पाया जाता है, एक कॉलम के रूप में पाया जाता है, जो लगातार मूल रूप से लेकर जड़ जोड़ जड़ से तना, तना से कहाँ तक पहुँचता है? वो पत्तियों तक पहुँचता है। कहाँ तक पहुँचता है? वो पत्तियों तक पहुँचता है। और इस बल के कारण क्या है, परस्पर जल के अणु क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? वाष्पोत्सर्जन की। किसकी बात कर लेते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन के अंदर हम बात करते हैं, देखो इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधे के वायु भागों द्वारा, पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना, बाहर निकलना क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन। अब जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी उतना ही अधिक क्या है, जल के अणु बाहर निकलेंगे। जल के अणु बाहर निकलेंगे तो उतना ही खिंचाव बल उत्पन्न होगा। वो खिंचाव बल क्या करेगा? कहाँ तक पहुँचेगा? मूल रोम तक, और मूल रोम से उतने ही क्या करेगा? वो जल के अणुओं को ग्रहण करने का कार्य करेगा। कहाँ से? मृदा से। देखिएगा अब यहाँ डीपीडी और परासरण की क्रिया संपन्न हो रही है। किसकी क्रिया संपन्न हो रही है? इसके कारण क्या है? परासरण क्रिया और जो जल अवशोषण क्रिया है, जल अवशोषण क्रिया है, जो किसके फलस्वरूप होती है? परासरण के कारण और डीपीडी के कारण। किसके कारण होती है? डीपीडी के कारण। माना हमारे पास ये कोशिका है, ये हमारे पास क्या है? मूल रोम कोशिका। कौन सी है? मूल रोम कोशिका। और ये इसके पड़ोसी कोशिका है। ये हमारे पास ए कोशिका, और ये कौन सी है? बी सेल। क्या है ये? सेल, ए सेल है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? मृदा जल। क्या है ये? मृदा जल। अब मृदा जल जो है इस कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। किसके अंदर? ए कोशिका के अंदर, मूल रोम कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। जब मूल रोम कोशिका के अंदर जल प्रवेश करेगा तो इसकी जो सांद्रता है, विलयन की सांद्रता, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि डीपीडी क्या हो जाएगी? इसकी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? डीपीडी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डीपीडी क्या हो जाएगी? डीपीडी शुरुआत में तो क्या थी इसकी? अधिक, क्योंकि यहाँ जो था हमारे पास विलयन जो है, यहाँ पर विलयन क्या है? विलयन तनु, और यहाँ विलयन क्या है? सांद्र। शुरुआत की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा है? मृदा जल जो है उसका जो विलयन है कैसा है? तनु, यानी कि विलायक की मात्रा उसमें क्या है? अधिक। और जो हमारे पास अगर कोशिका द्रव के बारे में बात करें, यहाँ पर कोशिका द्रव की, किसकी बात करें? कोशिका द्रव की बात करें तो कोशिका द्रव जो होता है वो कैसा होता है? सांद्र होता है। अब जैसे ही मृदा जल या मृदा से जल प्रवेश करता है किसी कोशिका, मूल रोम कोशिका ए के अंदर प्रवेश करेगा तो जल की मात्रा क्या हो जाएगी? इसमें बढ़ जाएगी। और जल की मात्रा बढ़ जाएगी तो डीपीडी की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डीपीडी का मतलब होता है जल की मांग। शुरुआत में जल की मांग क्या थी? ज़्यादा थी। किसके कंपेरिजन में? मृदा जल के कंपेरिजन में कोशिका द्रव की जल की मांग क्या थी? अधिक थी, जिसके कारण जल क्या है? मूल रोम कोशिका में प्रवेश किया है।
अब मूलरम कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात क्या होता है, इसकी डीपीडी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसकी डीपीडी क्या है, पड़ोसी जो कोशिका है इसकी डीपीडी क्या है, अधिक। तो ऐसे में जब जल जो होता है ए कोशिका से किस में प्रवेश करेगा, बी कोशिका में प्रवेश करेगा, और बी से किस में जाएगा, ये सी कोशिका में, सी से किस में जाएगा, डी में। तो इस प्रकार एक कोशिका से दूसरी कोशिका में परासरण क्रिया और डीपीडी में डिफरेंस के कारण, परासरण क्रिया और डीपीडी में डिफरेंस के कारण ये जो जल होता है ये कहाँ पहुँचता है, जाइलम वाहिकाओं में, और जाइलम वाहिकाओं से धीरे 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 ये सहसंजन बल सिद्धांत और वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा ये कहाँ होता है, बाहर की ओर निकलता है। जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी वैसे वैसे जल के अणु बाहर उड़ेंगे और उनके साथ जुड़े अणु भी खिंचाव उत्पन्न करेंगे। जितना अधिक खिंचाव होगा उतना ही अधिक क्या है, एडजस्टेंस कोशिकाएं जो नियरेस्ट कोशिका है उन नियरेस्ट कोशिकाओं के मध्य में क्या होगा, डीपीडी में डिफरेंस आएगा, और डीपीडी में डिफरेंस आएगा तो जल का क्या होगा, अवशोषण होगा, और वो जल लगातार क्या है, एक स्तंभ के रूप में पौधे के शिखर जो भाग होते हैं पत्तियों तक पहुंचने का प्रयास करेगा। तो इस प्रक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, दो प्रक्रिया हो रही हैं, एक तो क्या है हमारे पास वाष्पोत्सर्जन क्रिया, दूसरा है सहसंजन। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण तो जल के अणु बाहर निकल रहे हैं, अब सहसंजन के कारण जल के अणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसके कारण एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है, और उस खिंचाव बल के कारण क्या है, लगातार जल के अणु ऊपर की ओर चढ़ते जाते हैं और जल अवशोषण की क्रिया संपन्न होती रहती है। अब यहाँ इस प्रक्रिया के अंदर क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं होगी तो जल अवशोषण क्रिया भी क्या होगी, नहीं होगी। ये बात इसमें देखने को मिलती है, यानी कि जल अवशोषण की क्रिया जो होती है वाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत के अनुसार कैसे होती है, वाष्पोत्सर्जन के समानुपाती होती है। एक तरह से जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी उतना अधिक क्या होगा, जल अवशोषण की क्रिया होगी। इस प्रकार हमने आपको ये सिद्धांत समझाया, किसका सिद्धांत समझाया, डिक्सन और जोली का भौतिक बल सिद्धांत समझाया। उसके अंदर उन्होंने 2 पॉइंट समझाए, एक तो सहसंजनवाद और एक वाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत समझाया, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रसारोहण को प्रभावित करने वाले कारक, रसारोहण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रसारोहण को प्रभावित करने वाले कारक, उनमें हम नंबर 1 बात करते हैं वह उच्च ताप, उच्च ताप। नेक्स्ट बात करते हैं हम निम्न दाब, नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं जिसको। नेक्स्ट करते हैं वायुमंडलीय दाब, नेक्स्ट बात करते हैं हम वायु का वेग, वायु का वेग। नेक्स्ट बात करते हैं हम मृदा में जल की मात्रा, जल की मात्रा, मृदा में जल की मात्रा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास रसारोहण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इनमें उच्च ताप क्या होता है, जितना अधिक तापमान होगा उतना ही वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी, और वाष्पोत्सर्जन क्रिया अधिक होगी तो रसारोहण की क्रिया भी क्या होगी, अधिक होगी, ठीक। जल अवशोषण की क्रिया क्या होगी, अधिक होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम निम्न दाब। निम्न दाब होने पर क्या होता है, रसारोहण की क्रिया क्या होती है, कम होती है, रसारोहण की क्रिया क्या होगी, कम होगी। आर्द्रता, आर्द्रता में अधिकता के कारण रसारोहण की क्रिया कम होगी, क्योंकि अधिक आर्द्रता के कारण वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम होती है। वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ने के कारण, वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ने के कारण वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम होती है, और वाष्पोत्सर्जन की जब क्रिया कम होगी तो ऐसे में क्या है, रसारोहण की क्रिया भी क्या होगी, कम होगी। वायुमंडलीय दाब, वो अभी बताया हमने कि वायुमंडलीय दाब अधिक बढ़ने पर क्या है, वायुमंडलीय दाब बढ़ने के कारण, वायुमंडलीय दाब बढ़ने के कारण क्या है, रसारोहण की क्रिया क्या होगी, कम होगी, ठीक है। शुष्कता बढ़ने पर, शुष्कता बढ़ने पर, शुष्कता जब बढ़ती है ना तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, ठीक। अब यहाँ पर वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर क्या है, रसारोहण की क्रिया क्या होगी, कम होगी, रसारोहण की क्रिया क्या होगी, कम, रसारोहण की क्रिया क्या होगी, अधिक, रसारोहण की क्रिया क्या होगी, अधिक। आर्द्रता बढ़ने पर रसारोहण क्रिया क्या होगी, कम। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर क्या है, रसारोहण की क्रिया क्या होगी, कम। वायु का वेग, वायु का वेग बढ़ने पर रसारोहण की क्रिया क्या होगी, अधिक, क्योंकि आर्द्रता को रिप्लेस करने का कार्य करेगी। मृदा में जल की मात्रा बढ़ने पर रसारोहण की क्रिया क्या होगी, अधिक। तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं ये है रसारोहण की दर।
रसारोहण की दर। तो रसारोहण की दर क्या है? तापमान बढ़ने पर क्या होगी? बढ़ेगी। निम्न दाब पर क्या होगी? बढ़ेगी। आर्द्रता बढ़ने पर घटेगी। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर कम होगी। वायु का वेग बढ़ने पर बढ़ेगी। और मृदा में जल की मात्रा बढ़ने पर क्या होगी? बढ़ेगी। हम ये कह सकते हैं जब जल की मात्रा मृदा में कम होती है रसारोहण की क्रिया क्या होती है? कम होती है। और जब मृदा में जल की मात्रा अधिक होती है तो रसारोहण की क्रिया क्या होती है? अधिक होती है। इस प्रकार हमने रसारोहण सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। ओके।